और ऐसी यूज्ड कार लेने से आप थोड़ा बचें। तो उसमें ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको आती रहती हैं इन फ्यूचर भी, और उसके बाद में फिर वो सेल करते हैं, तो बीच में वो सर्विस तो उसकी कराने नहीं वाले। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं ये पार्ट 2 होने वाला है। एक मैंने वीडियो बनाई थी, आज से 2 महीने के आसपास हो चुके हैं, कि भाई ये यूज्ड कार आप मत खरीदना, जिसमें मैंने ये बताया था आपको, और उसमें मैंने गाड़ियों के बाकायदे आपको नाम वगैरह लिखे, कौन सी कंपनी और क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, सारा कुछ उसमें एक डिटेल में बताया था कि भाई इस गाड़ी में ये दिक्कत आ सकती है, इस गाड़ी में ये परेशानी है, या फिर क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, वो एक डिटेल बताया था। आज उसी का एक पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें रह गई थी बताने से, जो मैं बतानी चाह रहा था, और उसके बाद मैंने फिर और वो सारी चीज़ें कलेक्ट की हैं। एंड आज इस वीडियो में हम वो शेयर करने वाले हैं कि भाई कौन कौन सी गाड़ियाँ और ऐसी हैं जिनको आपको नहीं खरीदना चाहिए यूज्ड कार में। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर दे दूंगा आइकन में, और आप जाके उस वीडियो को भी अगर चेक करना चाहो, किसी ने नहीं करी है तो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सारे व्यूवर्स के लिए जो उन्होंने इतना सपोर्ट किया। ऑलमोस्ट 600 के प्लस वो वीडियो हो चुकी है 2 मंथ में, एंड प्लस जो लाइक्स और वो कमेंट्स मिले हैं वो भी सारे बहुत अच्छे मिले हैं। तो चलो अभी जो है इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो जी सबसे पहला पॉइंट की बात करते हैं। टोटल 5 पॉइंट मैं लेके चल रहा हूँ केवल। और सबसे पहला पॉइंट है भाई, जब भी आप यूज्ड कार खरीदने जा रहे हो तो कोई भी ऐसी गाड़ी मत खरीदो जो बहुत लंबे टाइम से खड़ी हुई है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ऐसा पूछते रहते हैं, कमेंट्स भी आते रहते हैं कि 3 साल से एक गाड़ी खड़ी हुई है, सस्ते में हमें मिल रही है, और वहाँ पे हमें जो है एक लालच आ जाता है कि नहीं यार सस्ते में मिल रही है, खरीद लेते हैं। तो उनमें दिक्कतें भी बहुत सारी आ सकती हैं, क्योंकि खड़ी हुई गाड़ी जो है ऑलरेडी उसका पता नहीं सर्विस भी कब हुई है कब नहीं हुई, और क्या उसमें परेशानी थी और क्या परेशानी अब आने वाली है। अंदर के जो पार्ट्स हैं वो क्योंकि स्मूथ नहीं रहे उतने, जितना वो चलने के बाद स्मूथ हो जाते हैं। तो जब गाड़ी चलती है ना तो वो एक रनिंग कंडीशन में होती है, और सारे पार्ट्स ना स्मूथ रहते हैं। कोई दिक्कत भी आती है तो हम उसको ठीक करा लेते हैं, और सर्विस भी टाइम टू टाइम होती रहती है गाड़ी की। चाहे डेली की 10 ही किलोमीटर चले गाड़ी, अगर इतनी चलती रहती है तो गाड़ी में मतलब कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर कोई गाड़ी खड़ी हुई है, अब खड़ी हुई गाड़ी कैसी होती है, जैसे या तो किसी पे 2 गाड़ियां हैं और एक उसने चलानी बंद कर दी, बिल्कुल नहीं चलाई, या फिर घर पे कोई चलाने वाला ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के सामने कुछ दिक्कत आ जाती है, घर पे कोई चलाने वाला नहीं बचा, तो वो गाड़ी भी उनकी ऐसे ही खड़ी रहती है, और लंबे टाइम तक खड़ी रही तो फिर उसमें भी ना प्रॉब्लम्स आ जाती है, चाहे बिल्कुल न्यू गाड़ी खड़ी है। और जैसे कि नीलामी वाली गाड़ियाँ होती हैं, नीलामी वाली में जैसे क्या कुछ जब्त की हुई गाड़ी होती हैं, जो इंश्योरेंस वाले ये जब्त कर लेते हैं, तो वो एकदम तो बिकती नहीं है, उसे खड़ा ही रहती है वो काफ़ी टाइम तक, और उसके बाद में फिर वो सेल करते हैं, तो बीच में वो सर्विस तो उसकी कराने नहीं वाले। या फिर जैसे क्या पुलिस वगैरह जब्त कर लेती है, कुछ गाड़ियों के डॉक्यूमेंट नहीं होते और फिर बाद में उसको वो नीलामी करती हैं, तो वहाँ पे भी वो गाड़ियाँ भी आपको ना प्रॉब्लम कर सकती हैं इस केस में। तो ऐसी गाड़ियों को लेने से बिल्कुल आप बच जाओ, क्योंकि उसमें पता नहीं आपको क्या दिक्कत हो सकती है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया भाई, जब चली नहीं रही तो उसमें कुछ बता ही नहीं सकते। अब इसके बाद अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो सेकंड नंबर पे जो मैंने बताऊंगा आपको, वो बताऊंगा कि भाई एक्सीडेंटल कार्स। तो एक्सीडेंटल कार्स का क्या प्रॉब्लम होता है कि उसमें ना कई बार अलाइनमेंट की दिक्कत आ जाती है, ज़्यादा तगड़ी सामने से टक्कर लगी है तो पूरा मतलब आगे का जो ये पार्ट होता है पूरा टूट जाता है। तो उसमें ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको आती रहती हैं इन फ्यूचर भी, और छोटी मोटी परेशानियां कुछ ना कुछ आपको मिलती रहेगी, चाहे कितनी अच्छे से रिपेयर हो गई है। जैसे कि मैं अगर बात करूं फॉर एग्जांपल, मेरी टाटा नैनो थी मेरे पास, और उसका एक्सीडेंट हो गया था। और एक्सीडेंट से पहले जब मैं उस गाड़ी को चला रहा था तो बहुत बढ़िया चल रही थी, एसी वेसी सब चीज़ उसकी परफेक्ट काम करते थे। लेकिन एक्सीडेंट के बाद जब मैंने वो रिपेयर करा ली, और रिपेयर हुई थी इंश्योरेंस से ही, तो उसके बाद में उसमें इतनी प्रॉब्लम्स आने लगी थी, जैसे कि कभी एक साइड भागती थी, और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आती थी ब्रेकिंग की। तीसरी प्रॉब्लम आ रही थी एसी काम नहीं कर रहा था उसका, एसी जो पहले बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा था, बाद में उसकी कोई कॉइल वगैरह उनसे लगी ही नहीं, वो हुई नहीं ठीक। तो कुछ भी करा मैंने, 3-4 चक्कर भी लगाए, मगर वो प्रॉब्लम मेरी सॉर्ट आउट नहीं हुई। फाइनली मुझे मतलब हारने के बाद में उस गाड़ी को मैंने एक्सचेंज में देके दूसरी गाड़ी खरीदी शोरूम से। तो ये दिक्कतें आपको इस तरह की मिल सकती हैं एक्सीडेंटल कार्स में।
तो एक्सीडेंटल कार्स की कैसे पहचान करें उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के डाल रखा है चैनल पे, ऊपर आइकन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको चेक करना है कैसे हम पता करें अपनी गाड़ी का एक्सीडेंटल है कि नहीं है, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट जो लिया है वो मैंने लिया है जैसे पेंडिंग लोन्स होते हैं या चालान वगैरह भी हुए, तो बहुत सारी जगह क्या हो जाता है, ऐसा होता है कि मिल्लतदारी में गाड़ी ले ली, और गाँव देहात में अभी भी ये चलता है कि गाड़ी मैंने उसको दे दी, उसने अगले को दे दी, उसने अगले को दे दी, ऐसे गाड़ी चलती रहती है एक ही नाम पे। वहाँ पे नाम एक्सचेंज बहुत कम होते हैं, तो वहाँ पे अगर नाम एक्सचेंज करा रहे हो आप, सबसे बेस्ट है वो। तो वहाँ पे क्या है, जो भी कुछ होगा पेंडिंग उस पर, तो आरटीओ वाले अपने आप वहाँ पे उसको करा देंगे। लेकिन पेंडिंग लोन पे अगर आपने गाड़ी खरीद ली और उसका लोन उस पर पेंडिंग है और अपने नाम पे नहीं कराई आपने गाड़ी, तो उस गाड़ी को कहीं भी ये इंश्योरेंस वाले या लोन वाले जो रिकवरी वाले होते हैं रोक सकते हैं, कहीं से भी वो गाड़ी आपसे जब्त कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं। एक लुधियाना के मेरे जानने वाले थे, उनके साथ सेम सीन हुआ था। फिर उन्होंने फेसबुक पे उसकी वीडियो डाली, पता नहीं क्या हुआ, बाद में उनका पूरा सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं हुआ। बट फिलहाल जो वो गाड़ी चला रहे थे उस पर लोन पेंडिंग था, और वो गाड़ी उन्होंने जो है रिकवरी वाले पीछे से आए और उन्होंने गाड़ी रुकवाई और गाड़ी उनसे जब्त कर ली, जबकि उन्होंने वो थोड़े टाइम पहले ही गाड़ी खरीदी थी। तो ऐसे केसेस जो होते हैं वहाँ पे मतलब आपका पैसा बर्बाद हो जाता है। एक आप विश्वास करते हो और आप पैसा भी पूरा दे देते हो, और दूसरी जगह फिर आपका पैसा चला जाता है, अगला का पल्ला झड़ जाता है, वो आपके बीच में फिर आता नहीं है। वहाँ पे मतलब चलो वो तो अलग चीज़ हो गई कि दोस्ती मिल्लतदारी वो ख़राब हुई, वो तो अलग हो गई, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है आप परेशानी में आ गए। तो अब अगले पॉइंट की बात करेंगे। तो अगले पॉइंट पे वही है कि कितने लोगों ने वो गाड़ी चला रखी है, मतलब कितने उसके ओनर रह चुके हैं। तो आरसी पे आपकी लिखा जाता है कि 1 ओनर या 2 ओनर या 3 ओनर, वो सारा कुछ आपको आरसी से पता चल जाता है कि कितने ओनर इस गाड़ी के रह चुके हैं। तो अगर आपने ज़्यादा ओनर, मतलब 3 तक तो देखो लेते हैं ज़्यादातर लोग कि 3 ओनर उस गाड़ी के हो चुके हैं तो ले लेते हैं, लेकिन जब 4 ओनर हो जाते हैं तो उसके बाद से जो है लोग उस गाड़ी को लेने से थोड़ा सा घबराते हैं। उसके कई सारे रीजन हो जाते हैं। एक तो देखो वो कई सारे हाथों में चली हुई हो गई, मतलब एक सिंगल हैंड गाड़ी है, एक हो गई कि उसको 5-6 लोग या 7-8 लोगों ने जम के चलाया है, तो सब ने अपने हिसाब से अलग अलग चलाया है। सिंगल हैंड गाड़ी अगर किसी ने चला रखी है तो उस गाड़ी में प्रॉब्लम्स आपको कम मिलेंगी, प्लस वो बंदे को पता रहता है कि मेरी गाड़ी में अभी क्या दिक्कत चल रही है, तो मुझे क्या मेंटेन करना है क्या नहीं करना। अब अगले को पता नहीं उसने सर्विस कराई हुई है कि नहीं कराई, तीसरे पे पहुंची तो तीसरे ने पता नहीं अपने किसी और हिसाब से चलाई, सर्विस भी किसी और हिसाब से कराई, कहीं अलग कराई, या ये काम पेंडिंग छोड़ दिया, ये कराया नहीं कराया, क्योंकि उसे तो आगे सेल कर देनी है, तो उसकी रीसेल वैल्यू कम हो जाती है सबसे पहली बात। तो दूसरा उसमें आपको प्रॉब्लम्स भी मिल सकती हैं। तो अगर ज़्यादा नंबर हो गए हैं उसके ओनर्स के, तो फिर उस गाड़ी को भी आप वहाँ पे मतलब छोड़ सकते हो, उसको लेने में कोई फ़ायदा नहीं रहेगा ज़्यादा। 3 तक आप ले सकते हो, 3 से ऊपर है फिर थोड़ा सा रिस्की है। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो किसी दूसरे स्टेट से जाके, तो वहाँ पे जो है आपको थोड़ी सी गाड़ी वो महंगी पड़ती है, क्योंकि उसका जो आपको दोबारा से टैक्स वैक्स देना पड़ता है जब उसका स्टेट चेंज कराते हो। स्टेट चेंज नहीं कराते तो उसमें फिर आपको वहीं के स्टेट के नाम पे चलानी पड़ती है, और जब आप दूसरे स्टेट में चलाते हो तो वहाँ पे भी आपको उसमें ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, पुलिस वालों की, इन सब चीज़ों की, मतलब दुनिया जहाँ की प्रॉब्लम्स रहती हैं जो आपको उसमें हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके गाड़ी खरीद रहे हो और लाके इसमें चलाना चाह रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, या तो फिर प्रॉपर उसको कराओगे, अपने स्टेट में रजिस्टर्ड करा लो। अगर उससे रजिस्टर कराते हो तो फिर आपका उसमें जो है थोड़ा बहुत खर्चा ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ी गाड़ी आपको महंगी पड़ जाती है। तो इस तरह की गाड़ी से भी आप बच सकते हो। बेटर रहेगा कि स्टेट के अंदर ही आप गाड़ी खरीदो जिस स्टेट में आप रहते हो। सो गाइज, ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ बातें हैं जो आपको ना यूज्ड कार खरीदते हो ध्यान में रखनी है, और ऐसी यूज्ड कार लेने से आप थोड़ा बचें, चाहे कोई सी भी कंपनी का, चाहे बिल्कुल न्यू मतलब गाड़ी है, तो आप अगर वहाँ पे थोड़ा सा इन गाड़ियों को अवॉइड करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। कई बार जैसे हमें लालच आ जाता है बहुत सस्ते में मिल रही, तो उसके लालच के पीछे क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, तभी वो लालच हमें आता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसके पीछे है, तभी हमें गाड़ी सस्ती मिल रही है। वरना क्यों सस्ती मिलेगी? क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि भाई बिल्कुल न्यू कार, और वो सेल करने के लिए रेडी खड़े होते हैं और हाफ प्राइस में सेल कर रहे हैं।
मतलब 3-3, 4-4, 5-5 महीने पुरानी गाड़ियाँ। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो वहाँ पे आके क्या है, जो खरीदता है वो बेचारा फंस जाता है। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके भी बताना आप। बाकी पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देखना, और जैसा पार्ट 1 को आपने खूब शेयर किया, इस वीडियो को भी आगे आप शेयर कर देना, अच्छा लगेगा। और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आगे ऐसी किसी यूज़फुल वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।